हम चाहते क्या? इससे अधिक आप चाह सकते हैं? चाह के देखो, क्या इससे अधिक आप चाह सकते हैं कि आप अपने आप में नेगेटिवली कहा कि किसी भी प्रकार का भय और अभाव, नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में ना रहे? पॉजिटिवली कहें तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा विश्वास, सुख, सम्मान, पहचान, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमेशा निरंतर बना रहे। निरंतर से अधिक और कुछ होता नहीं। तो हमने कहा कि हमने मानव की पूर्णता को पहचाना। परिवार के रूप में हम चाहते हैं कि अपनों के साथ कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो, परिवार में कोई अभाव की मानसिकता नहीं हो, और भौतिक रूप में भी कोई अभाव ना हो। तो बहुत सिंपल कह रहे हैं कि अब तक हमने क्या चीज़ की कोशिश किया? हमारे कपड़े ठीक हो जाए, मकान ठीक हो जाए, गाड़ी ठीक हो जाए, है ना? अब कह रहे हैं भाई मन भी ठीक हो जाए। कपड़े ठीक हैं, गाड़ी ठीक है, मकान ठीक है, उसमें रहने वाले लोगों के मन ठीक नहीं है, घर में संगमरमर लगा है, लोग मर मर के जी रहे। संगमरमर में मर मर के जीना ठीक नहीं है ना? संग में ठीक से जीना, संग में जीना ठीक है। तो ऐसा हम बढ़िया जी पाए, इसमें क्या दिक्कत है यार? प्रकृति में कोई गरीबी नहीं है तो हम गरीबी से क्यों जिए? प्रकृति में कोई गरीब, पेड़ खूब काटो, जितने काटो उसे और लगा दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो पेड़ नहीं काटना है ये नहीं, जितने काटे उससे अधिक लगाना है, क्या प्रॉब्लम है? पानी एक लोटा में क्यों नहाना है? तो एक लोटा में बिल्कुल नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो रिसाइकिल हो जाए। तो इसका मतलब है किसी तरह के आदर्शवाद की जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियम को समझ के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर हवा, बेहतर पानी, बेहतर सब कुछ, इस पीढ़ी को जितना उपलब्ध है इससे अधिक खुशियां अगली पीढ़ी को उपलब्ध रहे। ऐसे डिजाइन है। समाज भय से मुक्त हो जाए, इससे अधिक आप क्या सोच सकते हैं? हमेशा समाज और प्रकृति सब कुछ संतुलित रहे, इससे अधिक आप क्या चाह सकते हैं? तो इससे ये समझ में आया कि एक मानव की पूर्णता का मतलब धीरे धीरे और खुलता जाएगा। मानव की पूर्णता का मतलब क्या है, परिवार की पूर्णता का मतलब क्या है, समाज की पूर्णता का मतलब क्या है, और व्यवस्था की पूर्णता का मतलब क्या है। और आज मैंने विशेष फोकस इस बात पे दिया कि जब तक हमारा इलेक्शन, तो इसका मतलब है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे इलेक्शन के मैकेनिज्म का भी सॉल्यूशन होना पड़ेगा। दो अप्रोच हैं। धार्मिक अप्रोच ये कहती है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, व्यक्ति बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टमिक अप्रोच कहती है कि सिस्टम बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिस्टम आदमी के भाव और विचार को ठीक कर देगा, ये कभी नहीं हो सकता है। सिस्टम का मतलब फाइन, डंडा। तो मैं फाइन, कितना फाइन लगाया जाए कि आज के बाद आपके घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं हो, इसमें फाइन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सिस्टम, फाइनली सिस्टम किसके लिए? मानव के लिए। मानव को समझे बिना कोई भी सिस्टम बनेगा वो मानव के साथ नहीं चलेगा। मानव को समझ के ही कोई सिस्टम बनेगा। तो इसलिए मानव को समझने की जरूरत है। फिर मानव की जो समझ बनी उसकी रोशनी में एजुकेशन को समझने की जरूरत है, और उसकी रोशनी में व्यवस्था को समझने की जरूरत है। तीनों हो गया तो हमारी समझ पूरी हो गई। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि हम चाहते क्या हैं, उसको हमने पहचाना। तो क्या समझ में आया? धरती के सभी लोगों का यदि हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो चीजें बहुत क्लियर हैं। धरती का हर मानव किसी सुख की तलाश में है और वो इसकी निरंतरता चाहता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाय नेचर ऐसा है। मैं कैसे सुखी हो सकता हूं उस बारे में कुछ सोच सकता हूं। इस सुखी होने की चाहना को हम मिटा सकते हैं क्या? ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है, मानव है तो उसका सम्मान, उसकी पहचान, और सम्मान और पहचान कैसा हो? स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो। ये भी हम चाहते हैं। मैं ही चाहता हूं कि सभी चाहते हैं?
सभी चाहते हैं। अब धीरे से देखते हैं कि इसके लिए हम कर क्या रहे हैं। देखिए, सुखी होने के लिए मानव के पास में 4 विषय और 5 इंद्रियां। 4 विषय का मतलब शब्द, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, मैथुन। और बेसिकली प्रजनन शब्द, कान, स्पर्श, त्वचा, रूप, आंखें, रस, रस मतलब जीभ और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां से हम परिचित हैं। सुखी होने की मानव की तलाश में मानव के पास में 4 विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं। ये 4 विषय और 5 इंद्रियां मानव के पास ही है कि पशु के पास भी? गाय, कुत्ता, है ना, सबके पास है। तो बढ़िया एक सवाल यहाँ पे बनता है हमारी क्लैरिटी के लिए। मैथुन, सेक्स, स्पर्श, टच, चलें आगे चलें, फिर से रिपीट करूं। देखिए, ये कह रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक तो हमने ये देखा कि हम चाहते क्या है, वो सामने आ गया। इसको हम नकार ही नहीं सकते, इससे हम भाग ही नहीं सकते। कोई भी तरीके से हजारों साल से इसी को पूरा करने की कोशिश अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। पहले से कुछ बेहतर हो पाया या नहीं हो पाया, तो अभी थोड़ी बात करेंगे। कर क्या रहे हैं? तो करने के रूप में हर मानव को देखेंगे तो उसका एक तो दिखाई देता है कि उसके एक एफर्ट्स किसी सुख की तलाश में, दूसरी उसकी एक मौलिक जरूरत है कि उसका सम्मान, उसकी पहचान। रिक्शे वाला भी क्या बोलता है? बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए, इज्जत की 2 रोटी चाहिए। क्या लिखा रहता है? शुभ लाभ। केवल लाभ 2 बार नहीं लिखते, 2 बार लाभ ही लिख देते तो क्या दिक्कत थी? लाभ नहीं लिखते, शुभ लाभ, वो लाभ जो हमारी जिंदगी में सुकून लेके आए। तो फाइनली हम दोनों चीजें चाहते हैं। तो हम सुख की तलाश चाहते हैं और फाइनली हम सम्मान भी चाहते हैं। सुखी होने के लिए 4 विषय और 5 इंद्रियां पशु के पास भी है, मानव के पास भी। अब प्रश्न आपसे ये है कि 4 विषय 5 इंद्रियों को जैसा मानव प्रयोग करता है, पशु वैसा ही प्रयोग करता है कि दोनों में कोई अंतर है? ठीक हो गया? इससे हमको कुछ खुलेगा। 4 विषय और 5 इंद्रियों को जैसा पशु प्रयोग करता है और जैसा मानव प्रयोग करता है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? माइक ले लो। हाँ जी, माइक मूव करें। समझ नहीं है, ज्ञान पशु के अंदर ज्ञान नहीं है, आप समझ नहीं है उसको करेंगे, वो एनालाइज नहीं करते इस चीज को। मेरा क्वेश्चन लेकिन दूसरा था, कितने लोगों को लगता है कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग नहीं करते? क्या मतलब? हाँ जी, बोल दीजिए, किसी को बोलना हो। है? मनुष्य दुरुपयोग करता है। दोनों का प्रोसेस सेम है, मतलब डिलीवरी सेम है, लेकिन मनुष्य लॉजिकल थिंकिंग, एक्टिंग, उसकी बुद्धि, विचार वो ऐड करके उसमें हर बार उसमें रिपीटेबिलिटी सेम नहीं होती है। जैसे कि पशु में रिपीटेबिलिटी सेम है हर टाइम। मनुष्य ये चाहता है कि इन विषयों से मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो विपरीत होता है। जी,
चलिए मैं इसको कहता हूँ, आप थोड़ा देखने की कोशिश करें। तो वो पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करता है ताकि चार विषय पूर्वक वो जिंदा रह पाए। क्या बोला? पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय को यूज करते हुए वो जिंदा रहता है। तो पशु इंद्रियों को विषय के लिए यूज करते हैं, जैसे सूंघ के पहचाना क्या खाना है और वो खा के जिंदा रहना हो गया। मानव के साथ इसका बिल्कुल रिवर्स है। मानव चार विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों से सुख पा सके। तो पशु के सेंटर में क्या है? जिंदा रहना। मानव के सेंटर में क्या है? सुखी होना। मैं सुबह उठ के आज ये नहीं बोलता कि आज मैं क्या खा के जिंदा रहूंगा। मैं क्या पूछता हूँ? किसमें मजा आएगा, आज क्या बनेगा। बस उसके है ना अंदर में सारे रस अपने आप निकलना शुरू हो जाए। वो क्या है? वो पानीपुरी है ना, इमली, आया रस, अचार। बोलने मात्र से, सोचने मात्र से रस निकलना शुरू हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि बेसिकली मानव जिंदा रहने की बात कब सोचता है? जब तक वो क्राइसिस में ना आए, है ना। कोरोना काल में हमने काफी जिंदा रहने के बारे में सोचा, लेकिन रूटीन लाइफ में जब कोई खतरा नहीं है तो हमारा सारा काम, खाएं पिएं सोएं, जॉब करें नहीं करें, कुछ भी करें, सेंटर में क्या है? तो एक चीज की क्लैरिटी बनी कि पशु में वो इंद्रियों को विषय के अनुरूप यूज करता है, मानव विषय को इंद्रियों के लिए उपयोग करते हुए सुखी होना चाहता है। ये क्लैरिटी आ गई? ठीक लग रहा है? कोई गलती? मानव चार विषय को इंद्रियों से तृप्त होने के लिए यूज करता है। मानव चार विषय को इंद्रियों से तृप्त होने के लिए यूज करता है। पशु पांच इंद्रियों को विषय से जिंदा रहने के लिए यूज करता है। बढ़िया। ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? तो मानव में सभी मानव में दो चीजें हैं, कल्पनाशीलता, पावर ऑफ इमेजिनेशन, और कर्म स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्क, जो कि पशु में नहीं है। तो मानव में सोचने समझने की ताकत है। तो मानव में सोचने समझने की ताकत है, जिसके फलस्वरूप उसमें सुखी होने की, निरंतर सुखी होने की कामना। ये निरंतर सुखी होने की कामना है ना। जैसे कोई पशु आपके पास चल के नहीं आएगा कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, ये सृष्टि किसने बनाई, ये पशु के प्रॉब्लम नहीं। आने लगे तो शादी करना है कि नहीं करना है, ये पशु के प्रॉब्लम नहीं है। वो खाली लिए अपना काम हो गया। एक पशु हजारों साल से, जैसे बंदर जैसा विकसित प्राणी, गर्मी सर्दी बरसात में मारा फिरेगा हमारी भाषा में, लेकिन वो अपना घर नहीं बनाएगा, जबकि वो बना सकता है। तो नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, हजारों साल बाद भी नहीं बनाएगा, है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, बया पक्षी बढ़िया घोंसला बनाता है, ऊपर टोकरी जैसा टंगा रहता है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो 3 BHK बना लेता। जैसा बनता है वैसे ही बनता है। तो पशु में कल्पनाशीलता नहीं है, इसलिए जो आपने कहा कि उसमें कोई वैरायटी, जैसा वंश परंपरा के अनुसार ही चलता है लगभग, है ना। तो ये बात बोल रहे हैं। तो ये बात हमने देखी। दूसरी तरफ सम्मानित होने के लिए अपने सम्मान और पहचान की तलाश में हमारे पास साधन क्या है? तो कभी मैं अपने आप को रूप से एसोसिएट करता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, ये मेरी सम्मान और पहचान में एक बड़ा रोल है। मेरा शरीर कैसा है ना, और मेरे पास धन कितना है,
और मेरे पास पद क्या है, ये मेरी पहचान और सम्मान की तलाश। कितने प्रतिशत लोग? ठीक हो गया? तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि हमारे टूल्स क्या है। मेरी सम्मान और पहचान मेरी तलाश है, लेकिन हमारे टूल्स क्या हैं? तो मेरा रूप कैसा है? फिर मेरा ही रूप है कि मोबाइल का रूप कैसा है? मोबाइल का रूप फिर गाड़ी का भी रूप कैसा है? तो फाइनली मैं किसी चीज को अपने आप से एसोसिएट करता हूँ और वो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है इसलिए मैं बड़ा हूँ, ऐसा हम कंपैरिजन से। तो ये हमने दो तरह की बात की। इन दोनों तरह की चर्चा को हम कंक्लूड करेंगे और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। क्वेश्चन ये है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन से जब भी हम सुखी होने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिमिटेशन क्या है? उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है? क्या क्या प्रॉब्लम आता है? हाँ जी, बोलते जाइए। वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, बस ये प्रॉब्लम। सुबह नाश्ता किया, शानदार नाश्ता था, अब दोपहर को 1 बजे दूसरी बार मिलेगा, भूख भी तभी लगेगी। इस बीच में बेरोजगारी है। अब दोपहर तक 4 घंटे और क्या करूं? तो मेरे को कुछ और खोजना पड़ता है। लेकिन कुछ भी करूं, वो दिन में खत्म हो गया, रात को सो गया। और करते हुए भी यदि किसी से रिलेशन ठीक नहीं है तो उसकी याद आती ही रहती है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम। जबकि मैं कंटिन्यूटी चाहता हूँ, उसको मैं रोक ही नहीं सकता। और लिमिटेड भी है, नींद भी हम लिमिटेड ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ये एक बात है। और शरीर से कोई भी क्रिया को मैं लगातार कर भी नहीं सकता, लगातार खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, हंस नहीं सकता। तो शरीर के साथ कोई भी क्रिया को मैं लगातार नहीं कर सकता। और हाँ, जितना कर लिया उससे और अच्छा चाहिए। अब और अच्छा खाने के चक्कर में हमने वो क्या क्या किसमें मिला दिया पता ही नहीं चला। तो फाइनली वो अच्छा हुआ कि खराब हुआ, कहाँ पहुंच गए पता नहीं चला। एक्चुअली भय नेगेटिव शब्दों में लिखा जाता है। भय का मतलब है, जैसे दुनिया में सारे लोग हैं, उनको कितने प्रकार के भय हो सकते हैं, उसको गिना जा सकता है कि नहीं? क्या लगता है? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनको क्या लगता है, जितने प्रकार के भय दुनिया में लोगों को हो सकते हैं उनको गिन सकते हैं कि नहीं? नहीं। जब भय को गिन भी नहीं सकते हैं तो उससे छूटेंगे क्या? भय के साथ जीना चाहते हैं कि भय से छूटना चाहते हैं? छूटना चाहते हैं। जिस चीज को गिन भी नहीं सकते हैं उससे छूटेंगे क्या? नहीं छूटेंगे। तो पहले भी कहा गया है, तो दर्शन ये कहता है कि धरती में कौन है भाई? देखो थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं। दुनिया के सारे लोगों में केवल 4 ही भय होते हैं। प्राण भय, धन भय, पद भय और मान भय। 5वां भय होता ही नहीं है। ढूंढ के लाओ। जो भी मैं कहता हूं आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। 5वां भय बताइए। समाज का भय। समाज का भय किस में आएगा? मान में आएगा। और कोशिश करके देखें, हैं? माँ बाप का भय किस में आएगा? पद में। माँ बाप का भय। आपको अपने माँ बाप का भय है, किस में आएगा? पुराने वाले माँ बाप होंगे तो प्राण भय भी हो सकता है। आजकल वालों से फिर मान भय का खतरा है। सुरक्षा का भय किस में आएगा? प्राण भय। आप 5वां भय खोज के लाओ। परलोक भय किस में आएगा? या तो प्राण में आएगा या मान में आएगा। और बोलिए। किसी को खोने का भय, किसी को खोने का भय किस में आएगा? यदि माँ है और बच्चे को खोने का भय किस में आएगा? वो प्राण भय जैसा ही है। यदि कोई मित्र है, कोई और है, उसको खोने का भय तो हो सकता है मान भय में आ जाए। इससे अलग कुछ नहीं होगा।
भाई रोड पे अखबार में न्यूज़ पढ़ा 100 लोग मर गए, आपको कहाँ फर्क पड़ता है? तो जिसके साथ आपने अपने सुख को जोड़ के रखा है, आपके जो आपने मान के रखा था वो टूट गया। जी और बोलिए। 5वां भय, परिवार में संबंध का भय, परिवार में संबंध, तो खुल के बोले ना, परिवार में संबंध का भय। भाभी जी की बात तो नहीं कर रहे? किसका टूट नहीं जाएगा? अपने अपने बीच में जो है हाव भाव ये रहते हैं, विरोध रहता है, तो किसमें आएगा? वो मान भय में जाएगा। बस सरकार गली होने का भय किसमें आएगा? है? धन में आएगा, और धन जाने से आपका मान चला जाएगा, तो मान भय भी हो सकता है, पद भी हो सकता है। और बोलिए। है? हो गया? हो गया? और कुछ है नहीं बोलना। तो आप तो बोल नहीं पा रहे हो। तो किसी ने पूछा पत्नी भय किसमें आएगा, तो मैं देखो पत्नी भय में काम भी जा सकते हैं, धन भी जा सकता है, पद भी जा सकता है, मान भी। फिर किसी ने पूछा, रुक जाओ, फिर किसी ने पूछा, बोले ईश्वर भय किसमें आता है? तो ईश्वर भय में भी प्राण भी जा सकते हैं, धन भी जा सकता है, पद भी जा सकता है, मान भी जा सकता है। इसका मतलब पत्नी और ईश्वर समान है। पति भय में क्या क्या हो सकता है? वही चारों इसमें भी हो सकते हैं। इससे पता चला कि पति पत्नी समान होते हैं। ठीक हो गया? तो 4 ही भय होते हैं। तो 4 भय से मुक्ति हो जाए, ये सुख है। ये बहुत बड़ा सुख है। यदि आप देखेंगे तो एडवेंचरस गेम्स किन कंट्रीज से आए? वो हरिद्वार में जाते हैं ना, वो पंजी जंप क्या बोलते हैं, है ना? वो बहुत पहले 500 रुपये में 3 चांस देते थे, तो कोई एक चांस से ज़्यादा लेता ही नहीं। फिर दूसरे को बोलता बहुत मजा आया था। भारत में जब भी आदमी आहार से बोर होता है, निद्रा से भय होता है, प्रजनन से बोर होता है ना, तो बेसिकली वो किसी ईश्वर की तलाश में, एनजीओ में, सेवा में, ध्यान साधना में चल देता है। यहाँ दरवाजे पहले से बने हुए हैं। जिन जगहों में ये दरवाजे नहीं बने हुए हैं, वहाँ लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में। वो भय से मुक्ति का मतलब अब शेर से लड़ो, सांड से लड़ो, है ना, और भी इस तरह के जितने काम हो सकते हैं। तो मैं नहीं डरता हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, ये एहसास अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, बहुत सुखदायक है। तो वो एक बात। चलिए, और क्या लिमिटेशन है? बिलीफ सिस्टम का टूटना, बिलीफ सिस्टम का टूटना मान में क्लियर है। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन किसमें आएगा? नहीं मतलब आपने बोला ना कि लिमिटेशन। अच्छा ठीक है, तो अपन उधर आ जाते हैं। तो 4 विषय को, आहार, निद्रा, भय और मैथुन को भोगते, उससे सुख पाने की तलाश में क्या क्या लिमिटेशन सामने आ रहा है? एक्सपेक्टेशन मतलब ये जो चीजें हैं हमने जैसे सोची, अगर वैसे टर्न आउट नहीं हुई तो हाँ, मतलब तो इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि इसका हमेशा दूसरे पे निर्भरता है। मेरी शरीर है, डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटिक है, आप मीठा नहीं खाओ, तो मेरे को बार बार मन करता है मीठा खाने, तो मेरी शरीर पे निर्भरता है। शरीर बुरा हो गया इसलिए निर्भरता है, दूसरे के शरीर पे निर्भरता है, दूसरे के मूड पे निर्भरता है, मौसम पे निर्भरता है। इसका मतलब है इंद्रियों को भोगने के लिए हमारी कई जगह में निर्भरता है। कोई भी चीज़ साथ नहीं देती है तो हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हम परेशान होते हैं। जी, और जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना ही वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एक बार खाते रहो, जिस चीज में खाने में मजा आ रहा था वही चीज बाद में दुख का कारण बन सकती है। ठीक है। तो समझदार का इशारा काफी है कि समझदार को इशारा काफी? तो समझदार का इशारा काफी है कि समझदार को इशारा काफी? समझदार
का थोड़ा ठीक लगता है। चलिए और बोलिए। और कुछ? हाँ, माइक आगे। शोषण बढ़ता जाता है परस्परता यानी परिवार में एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ। हाँ। जैसे रूप है, रस है, तो यानी जब तक सब में ना कंफर्ट देने के लिए हम ओवर कंजम्पशन करते हैं, रूप के लिए ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, तो वो सब में ओवर कंजम्पशन के कारण प्रकृति और जो है सब कुछ में असंतुलन बढ़ता है। बिल्कुल। इंद्रियों से सुख की निरंतरता पाना चाहता हूँ तो फिर वो उसके लिए क्या क्या होगा वो सब आप कल्पना कर लो। दुनिया के जितने दैहिक अपराध हैं, शरीर को लेके जितना सारा झंझट है, वो सब इसी कारण से कि मैं इंद्रियों से सुख की निरंतरता पाना चाहता हूँ तो वो एक से पूरा हो नहीं रहा है, फिर मैं क्या क्या गलती करूँगा उसके बाद उसकी कोई लिमिट नहीं। जी हो गया, हो गया। हाँ जी। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज ऑल इन द फ्लक्स एट डिफरेंट आपके जीवन की जर्नी में अलग अलग स्टेज में इसमें हाँ, जो चीज़ कल तक बहुत अच्छी लग रही थी आज वो पसंद नहीं है, है ना। और यही परिवारों में देखो, यही समझने की बात है। देखो हमने क्या बोला, समझ के मामले में क्या बोला, समझ सबकी अपनी अपनी अलग अलग, सुना। अब हम किसको समझ बोल रहे हैं? तो इंद्रियों से सुखी होने का डिजाइन सबका एक जैसा होने वाला है कि अलग अलग रहने वाला है? और ये एक ही रहने वाला है एक आदमी का कि वो भी बदलने वाला है? बदलने वाला है, वो भी बदलने वाला है। तो एक, यदि मैं इंद्रियों से सुखी थी, परिवार के सभी लोग इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं, तो आपस में सहमत होंगे कि असहमत होने वाली गुंजाइश ज्यादा होगी? असहमतियों की गुंजाइश ज्यादा है ना। पति को ठंड ज्यादा लगती है, पत्नी को ठंड कम लगती है, तो इसी बात पे झगड़ा है कि एसी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, है ना। और डॉक्टर ने बताया एक ही कमरे में सोना है। इसमें क्या दिक्कत है यार? भाई आप अलग सो जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें समझदारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल कॉमन सेंस की बात है। हमारे, मैं इंजीनियरिंग किया तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो एक बात बार बार हमको उसका मतलब डांटने का एक तरीका था। यू नो, कॉमन सेंस इज ए थिंग विच इज नॉट वेरी कॉमन। कुछ भी गलती होने से उसको ये लाइन बोलना ही था। तो हम कॉमन सेंस भी नहीं रख पाते हैं। कॉमन सेंस का मतलब है कि यार सिंपल सी बात है, यदि हमको किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड कम लगती है, किसी को रात में ज़्यादा उठने बैठने की, एक की वजह से दूसरे की नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि दोनों को कल अपने आप को परफॉर्म करना है ना। तो आपके पास यदि घर में रूम ही नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम अलग है। यदि रूम है तो अलग सोने में क्या दिक्कत है? साथ में सोने साथ में सो जाओ, अलग सोने अलग सो जाओ, है ना। अलग सोना नहीं है और साथ में हमको झगड़ा ही करना है, ये कौन सी बात? ऐसी तमाम चीज़ें, पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है कि आप शादी कर लो, उसके बाद आप जिंदगी में कभी बोर नहीं हो, नॉन स्टॉप धमाका, मन तो लगा रहेगा, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहो, कुछ ना कुछ चालू रहेगा। चलिए और कुछ। एक मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया बात है जिसपे हमारा दिल, तुमने बोले चिल, शादी कर लो उसके बाद चिल ही रहो। बहुत शानदार रिलेशन है भाई, मजाक में, सीरियसली बोलो। एंटरटेनिंग भी है, पति पत्नी से बढ़िया दोस्त हो नहीं सकता। जाने दो, वक्त आने में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सम्मान को डिफाइन कैसे करेंगे? अभी रुक जाओ, पहले ऊपर वाले से निपट लो। हाँ जी, तो एक फाइनल मेरे को हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो पति पत्नी का संबंध आपने बोला कि दोस्त है, तो पूरी जिंदगी जहाँ एक की गलती होती है तो सुधारने के लिए हमेशा वो तैयार ही बैठा रहता है। हाँ, पति पत्नी का अवतार ही हुआ है कि वो आपको पूर्णता तक पहुंचा ही देगा। और आदमी बाय नेचर परोपकारी होता है, कोई भी अच्छी चीज मिलती है पहले दूसरे को देना चाहता है, इसलिए अधिकांश पति चाहते हैं पत्नी शिविर में चली जाए। तो जागृति कब में जाता है? पत्नी चाहती है एक बार वो देख लेगी। पहले तो भारत में महिलाएं डरी हुई हैं
ये धर्म अध्यात्म के नाम से, क्योंकि वो शिविर में जाएगा तो पता नहीं फिर घर छोड़ के भाग मत जाए। लेकिन एक बार वो जीवन विद्या शिविर में आके देख लेती है कि जैसे पुरानी गाड़ी गंदी एकदम और रिपेयर मेंटेनेंस वर्कशॉप में जाती है, उधर से एकदम नई लग के आती है, पैर रखने के लिए भी अलग से वो पैड कागज वागज जमा के देता है, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये भी क्या है, खटारा आदमी रिपेयर मेंटेनेंस वर्कशॉप, जीवन विद्या वर्कशॉप। तो मैं इस बात को बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि हमने हजारों परिवारों को, है ना, पति झाड़ पहुँच के एकदम अच्छे करके वापस लौटाए हैं, बच्चों को उनके माँ बाप लौटाए हैं, पतियों को उनकी पत्नियां लौटाई हैं। ये एक ऐसा शिविर है जो हमारे परिवार को एम्पावर करता है, जो हमारे रिलेशनशिप को एम्पावर करता है। इसलिए देखो कितने परिवार होते हैं जो पूरी फैमिली सही आते हैं, तो ये एक अद्भुत घटना है। चलिए, जो एक बात मैं फाइनली कहना चाह रहा था वो ध्यान में आपके आ जाए, तो इस पर हम वक्त आने पे चर्चा करेंगे। मैंने छोड़ दिया था टॉपिक, वक्त आने पे चर्चा करेंगे। शादी मतलब फाइनली एक लाइन में भी इतना ही बोलूँगा कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं समझ में आने के। काफी परिवारों में वही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी समझेंगे फिर इस पर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। हाँ जी, मैं जो फाइनल पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये कि देखिए फाइनली ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। और जीना विश्वास के साथ होता है कि विश्वास की कमी के साथ होता है? जीना विश्वास के साथ होता है। यदि एक मानव अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति के प्रति ये देखता है कि ये व्यक्ति इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए, यदि किसी व्यक्ति के प्रति मेरी ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि ये व्यक्ति इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, तो उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। और यदि मेरे को अपने खुद के लिए ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि मैं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित हूं, तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। ये बात ध्यान में आ गई। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि यदि हम, जैसे हमने बात किया था कि मन शरीर को चलाता है, मन शरीर को चलाता है, इंद्रियां कहाँ हैं? शरीर में हैं। यदि मन इंद्रियों को चलाता है तो बेसिकली इंद्रियां मेरे अनुसार चलेंगी कि मैं इंद्रियों के अनुसार चलूंगा? जब भी इंद्रियां मेरे अनुसार चलती हैं मैं एम्पावर्ड फील करता हूं। जब भी मैं इंद्रियों के अनुसार चलने के लिए बाध्य होता हूं तो मेरे अंदर कुछ तो विश्वास खिसक जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसलिए परंपरा ने, और वो कहने का आशय इतना ही है कि भाई मेरी मशीन मेरे हिसाब से चलेगी ना, कि मेरी मशीन मुझको चलाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात। तो इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, ईजी फील करता हूँ। जब भी इंद्रियां मेरे को चलाती हैं तो मेरे को थोड़ा अनईजी होता है। एक तरफ सुख पाने के लिए इंद्रियों को भोगने भी ठीक लगता है, दूसरी तरफ इंद्रियों को भोगते समय अपने भीतर अनियंत्रण भी महसूस होता है। एक कन्फ्लिक्ट अपने भीतर पैदा हो जाता है। चलिए, तो ये हमने कुछ बातें की इंद्रियों को लेकर। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं सम्मान और पहचान की तलाश। जब हम रूप बल धन पद से पाने की ओर जाते हैं तो इसमें क्या क्या कन्फ्लिक्ट आता है? कंपैरिजन। ये भी एक बढ़िया सोचने की बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी पार्टी में जाते हो, सामने वाला 4 रोटी खाता है तो उसको देख के आपको ऐसा मन में नहीं आता कि मैं 8 रोटी खाऊंगा? क्यों नहीं आता है? वेट बढ़ जाएगा। लेकिन पेट बता देता है कि भाई और नहीं चलेगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब है जिन चीजों के बारे हमारे पास कोई नेचुरल रेफरेंस है वहां हम उस तरह की गलती कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिन चीजों का अपने आप में कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं है, जैसे किस रूप को सबसे सुंदर बोलेंगे, मूल रूप में चीज क्या है? मुझको मेरी पहचान की तलाश है। मैं अपने आप को ठीक ठाक आदमी बताना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बढ़िया आदमी बताना चाहता हूँ। अब बढ़िया आदमी बताने के लिए शरीर ही मेरे पास माध्यम है। जब शरीर मेरे पास माध्यम है तो मेरा शरीर सबसे सुंदर है ना, और मेरा रूप सबसे सुंदर, मेरे पास पैसा सबसे ज्यादा। तो बेसिकली फिर ये कंपैरिजन में जाएगा ही। तो इसका अर्थ है कि जिन चीजों का अपने आप में कोई रेफरेंस नहीं है, इसको दूसरी तरफ से देखेंगे
तो हर बच्चे को, हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है कि नहीं? और जिसको जिससे प्यार होता है वो उसको सुंदर लगता है कि नहीं, है ना? लेकिन सुंदरता का कोई मापदंड यूनिवर्सल है क्या? ये यूनिवर्सल नहीं है। तो धीरे से हमारे ध्यान में आया कि गोरे काले का भी कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है ना? भारत में हम देखते हैं कि ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले। अब ये ट्रक अफ्रीका में जाएगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। क्योंकि गोरे काले का तो हमारा माइंडसेट है ना? हमारा माइंडसेट है, उसकी वजह से हो सकता है भारत में, अंग्रेजों ने भारत पे राज किया हो तो हमारा गोरे रंग के प्रति थोड़ा सा आकर्षण ज्यादा हो गया हो, है ना? तो ये सब रिलेटिव चीजें हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे आके, क्योंकि इसके रेफरेंस हमारे पास नहीं। कितना पैसा होने से आदमी हमेशा के लिए सम्मानित हो जाए अपने आप में? कितना बड़ा पद होने के बाद हमेशा आदमी अपने आप में सम्मानित रहेगा? उसकी पहचान कभी संकट में नहीं आएगी, कभी पहचान कंपैरिजन में नहीं जाएगी। बढ़िया। देखो एक बात सोचने की है कि विचार वो ताकत है, अभी भी जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो किसी विचार का मैनिफेस्टेशन है। हमको विचार की ताकत पे ज्यादा भरोसा है कि पैसे पे ज्यादा भरोसा? अभी तो पैसे पे ज्यादा भरोसा है। हमको खुद पे ज्यादा भरोसा है कि अपने शरीर पे? खुद में भरोसा होता तो खुद को दिखाते, शरीर पे भरोसा है तो शरीर को दिखाते हैं। मेरी पहचान मेरे मकान से होगी, मेरी पहचान मेरी गाड़ी से होगी, मेरी पहचान मेरी फिजिकल बिलोंगिंग से होगी, शरीर से होगी, हाइट से होगी, रूप। अरे गाड़ी जैसी है, जैसी कंपनी थी वैसी गाड़ी। मेरे शरीर में मेरे कोई योगदान नहीं है, जैसे मेरे माँ बाप थे वैसा है। इस शरीर में आपका कोई योगदान ही नहीं, कंपनी जैसी थी, प्रोडक्ट वैसा आ गया। और क्या? थोड़ी लेमन लैंग्वेज में बोलोगे तो ये बोलना पड़ेगा, जैसे माँ बाप थे, माँ बाप का रंग रूप था, वैसा आपका रंग रूप है, ऐसे बोलते ही हैं, है ना? किसी को देख के पहचान ही लेते हैं कि ये उसका बेटा है, बेटी है। लेकिन हम तो उसको अपनी पहचान बनाए पड़े हैं, और बना भी लेते हैं तो क्या उससे तृप्ति मिल गई? ठीक। तो इससे कुछ चीजें हमारे सामने आई कि बेसिकली रूप, बल, धन, पद कैसी चीजें अपने आप में परिवर्तनशील है कि नहीं है? हम सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहे हैं? परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास। सारी जिंदगी कितने प्रतिशत लोग? देखो ये समझने की बात है कि 3 लाख साल से मानव इस धरती पे है, 75,000 साल पहले उसका कल्पनाशीलता का विकास हुआ, 5,000 साल पहले हमारा फिलोसफिक डेवलपमेंट हुआ, 200 साल पहले मानव जाति में विज्ञान शिक्षा के द्वारा तर्क का विकास हुआ। इतनी यात्रा करने के बाद क्या हमको सम्मान समझ में आया है? आप किसी होटल में जाते हो, बैरा आपको सलाम मारता है, ये किसका सम्मान है? पैसे का। आप थोड़े फटे हुए कपड़े पहन के पहुंचे, आपको उस दिन देगा, इसका मतलब ये पैसे का सम्मान है। कोई हमसे उम्र में बड़ा है, हम दिल से सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन उम्र में बड़ा होने को एक्नॉलेज करते हैं, ये किस बात का सम्मान है? उम्र का सम्मान। कोई रिश्ते में हमसे बड़ा होता है तो उसको हम नमस्ते करते हैं, चाहे अंदर से हमारे को उसके प्रति सम्मान नहीं है। ठीक हो गया? कोई पद में हमसे बड़ा है तो प्रोटोकॉल है कि मेरे को उसको सलाम मारना है, लेकिन मैं दिल से उसका सम्मान नहीं करता। तो कितना सम्मान देख लिया हमने? पैसे का देखा, उम्र का देखा, पद का देखा, रिश्ते का देखा। इसमें आपका सम्मान कहाँ है? इसको रिवर्स करके देखें तो आप किस व्यक्ति का सम्मान करते हैं? दिल से। आप किस व्यक्ति का सम्मान करते हैं? दिल से। जो अच्छा काम करता है समाज के लिए, उसके लिए इज्जत आती है। जिनका कोई आचरण ठीक है, जिसका आचरण, व्यवहार और मानवता और मदद करने की भावना ये सब अच्छी है, तो हम दिल से, कोई चाहे हमको कुछ बोले कि ना बोले, कोई बोलेंगे, अगर वो बोले, सामने वाला बोल रहा है कि इनको पैर छुओ, तो नहीं छुएंगे,
हमको मन से आता है तो हम वो छुएंगे, वही काम का है। किसी ने बोला कि ये ताली बजा दो इसके लिए, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। मन से आना चाहिए आदर। और वो इंसान अगर मर भी गया ना, तो भी हम सालों साल उसके लिए आदर फील करते हैं। और जिसने फोर्सफुली हमको आदर करवाना सिखाया है, उसको हम उसके जाने के बाद बिल्कुल याद नहीं करते, उल्टे का ऐसे याद करते कि इसकी वजह से मुझे बहुत फोर्सफुली वो करना पड़ा, ऐसे याद करते हैं और हम उनको भूल जाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो कोई आपका सम्मान, ये तो हमको आज भी पता है, आज भी हम जैसे भी हैं, आज भी हम उसी व्यक्ति का दिल से सम्मान करते हैं जिसका कोई आचरण ठीक है। यदि आज भी मुझको ये पता ही है, तो यदि मैं किसी उस व्यक्ति का ही सम्मान करता हूँ जिसका आचरण ठीक है, तो कोई मेरा सम्मान किस आधार पे करेगा? और मैं तो काम कुछ और कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं रूप बल धन पद के आधार पे सम्मानित होना चाहता हूँ, जबकि मैं खुद ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो केवल रूप बल धन के आधार पर मैं किसी का, जब मैं किसी दूसरे का सम्मान रूप बल धन पद के आधार पर नहीं करता, तो फिर मैं ऐसे तमाम काम क्यों करता हूँ, सारी जिंदगी करता हूँ, अपनी जिंदगी की मैक्सिमम ऊर्जा इस काम में लगाता हूँ कि रूप बल धन पद होने से लोग मेरा सम्मान करेंगे। ये मैं किस मानसिकता के आधार पर करता हूँ? बताइए। क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन बोल के बताओ। मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन बोल के बताओ, ताकि मेरे को भरोसा हो जाए कि मैंने जो कहा वो आप तक पहुंचा। बोलो राजू भाई, आप ही बोलो, माइक आपके पास। मेरा ध्यान नहीं था। हाँ जी, कोई भी बोलिए। तो हमें व्यवहार किस तरह से चलाना पड़ेगा? वो बाद में देखेंगे, पहले देखो लोचा कहाँ पे है। हाँ जी, जिनके पास माइक है वो बोले। हाँ। रूप धन बल धन पद परिवर्तनशील है और उस समय वो ये परमानेंट स्थायी वाला नहीं मिलता है, फिर भी अच्छा मुझे वो क्वेश्चन बोलना। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। जब हम दूसरों कहाँ है आप? हाँ, जब हम दूसरों का की इज्जत जो करते हैं, इससे समझ में आता है कि लिसनिंग कितने प्रतिशत होती है। हम उनके आचरण के हिसाब से उनकी इज्जत करते हैं दूसरों की, पर हम चाहते हैं या हम ये जो करते हैं धन पद के जो हम ये अपना ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमारी इज्जत दूसरा क्यों करेगा? नहीं करेगा। हाँ, मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर है। जब मैं किसी दूसरे का सम्मान केवल उसके आचरण के कारण ही करता हूँ, उसकी गाड़ी की वजह से नहीं करता हूँ, उसके धन और पद की वजह से दिल से सम्मान नहीं करता हूँ, तो फिर मैं कैसे ये उम्मीद करता हूँ कि दूसरा रूप बल धन पद के आधार पर मेरा सम्मान करेगा? और रूप बल धन के आधार पर अपना सम्मान कराने के लिए मेरी जिंदगी की मैक्सिमम ऊर्जा लग जाती है, और रूप बल धन सम्मान में मैं दूसरों से ज्यादा हो जाता हूँ, तो मेरे को दिल से सम्मान करता है कि मेरे प्रति ईर्ष्या करता है? ऐसे हमारे तमाम लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि जब आपके परिवारों में पैसा कम था तो कुछ लोगों के साथ आपकी मित्रता थी, फिर आपके परिवार में पैसा ज़्यादा आया, फिर एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, और पता चला जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए रूप बल धन पद में, और वो सारे संबंधी पीछे छूटते गए, और फाइनली एक दिन आप अकेले रह गए। कितने लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे? तो हमने मेहनत करके अपनों को खोया है, हमने मेहनत करके रिलेशनशिप को खोया है, और इसका प्रयास हम रात दिन पूरी मेहनत के साथ में करते हैं। तो ये किस माइंडसेट से करते हैं, मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि अभी हर कोई इस चीज़ पे कंडीशनड है कि रूप धन बल पे ही सम्मान मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई हम चाहते हैं, जबकि आप ऐसा खुद नहीं करते हो। मैं ये तो समझना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो। मैं दिल से आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप किसी का सम्मान, उसकी गाड़ी बड़ी है इसलिए आप दिल से उसका सम्मान नहीं करते हो, फिर आप अपनी बड़ी गाड़ी लाके दूसरे से सम्मान पा जाओगे, ये आप कैसे मानते हो? बिकॉज हमको सुपीरियरिटी फील होती है। दैट्स हाउ वी आर कंडीशन कि हम सुपीरियर कैसे फील करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा रूप है, ज्यादा रूप, अच्छा रूप, बल या धन पद है। इसका मतलब ये सम्मान का मामला तो नहीं है। इसका मतलब ये ना समझी छोड़ो। कोई भी व्यक्ति मैं ना समझी कर रहा हूँ बोल के ना समझी नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में मैं नासमझी कर रहा हूँ बोल के नासमझी नहीं करता है। वो तो अपनी किसी सुखी होने की जरूरत को पूरा कर रहा होता है। दूसरों को कमतर दिखा के अपना ईगो सेटिस्फाई। तो बेसिकली सम्मान के लिए हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं,
हम तो केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए, देखो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, आप बताना मैं गलत समझ रहा हूँ तो, कॉलेज में जिसकी रैगिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बड़ा रैगर होता है, और सास भी कभी बहू थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरों को नियंत्रित करना, तो यदि मैंने कहाँ घाव पाए हैं, मैंने किसी की गाड़ी को देख के मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया, किसी के कपड़ों को देख के मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया, किसी के पद को देख के मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया, किसी के शरीर को देख के मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया। जिसने जब जहां जिस चीज से अपने आप को छोटा महसूस किया, वो उसी चीज को दूसरों को छोटा महसूस करा के अपने उस घाव पे मलहम लगाने की कोशिश करता है। तो सारी जिंदगी सम्मान के नाम पे हम अपने घावों पे मलहम लगा रहे हैं। सम्मान की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। हमको भी सबकॉन्शियसली पता है कि ये सम्मान का मामला नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है वो क्या बोलते हैं, वो पल भर के लिए झूठा ही सही, अपनी तो जिंदगी उसी में चल रही है। अपने को पता है अपने कर्म ऐसे है नहीं कि सच्चा प्यार अपने को मिले, अपने कर्म ऐसे है नहीं कि सही अर्थों में कोई हमारा सम्मान करेगा। हम तो इतना ही है कि दूसरों को छोटा महसूस करा के कैसे अपने अहंकार का पोषण कर सकें, इसी को हम सम्मान मानते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और कितने प्रतिशत लोग इस काम को करते हैं? देख लीजिए ऊपर वाला माला खाली है कि नहीं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं इस देश में जहां हम आत्मा परमात्मा की बात हजारों सालों से कर रहे हैं, जहां हम लगातार ज्ञान और तमाम बातें लगातार कर रहे हैं, हमको सम्मान समझ में आया क्या? कैसे आपके बच्चे मानेंगे कि आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? इसका मतलब या तो माँ बाप सम्मान के लायक नहीं है, या वो सम्मान के लायक है तो बच्चों को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो माला माँ बाप के गले में ही है। तो ये सारी चीजों को जब हम विश्लेषित करते हैं, सोचते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम जिंदगी भर कर क्या रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। कि जैसे बचपन से आज तक मैंने उन लोगों को भी रिस्पेक्ट किया है जिनका मुझे दिखा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, हाँ, कुछ चीज़ पाने में बहुत मेहनत की। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फिटनेस के ऊपर ध्यान रखता हूँ, तो अगर कोई बंदा फिट है जो रास्ते पे दिख रहा है, उसको मैं जानता नहीं हूँ, पर उसका बल का रूप देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत मेहनत की, तो मेरा उसके प्रति सम्मान बढ़ता है। वो सेम चीज़ रिवर्स में मेरे उस पर भी लगाता हूँ कि मैं अगर इतना रूपवान या बलवान दिखूंगा तो शायद लोग मुझे भी सम्मान करेंगे। आप उस चीज को, आप एक पॉजिटिव चीज को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जनरल में हर व्यक्ति अपनी मानसिकता को जांच के देखे, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं यही कर रहा हूँ? शायद मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी ने कोई नया इनोवेशन किया, उसने एक फैक्ट्री बनाई, उसने 1000 लोगों को जॉब दिया, तो उसके इस कर्म को कि उसने 1000 लोगों को जॉब दिया, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, करते हैं। कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चाहे मेरे को भी हार्ट की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन पता चलता है कि ये शहर में बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के नाम से उसका रिस्पेक्ट होता है। तो अपनी किसी भी स्किल में देखो, इसका एक ही मतलब है, जब भी मैं सापेक्षता में अपने आप को पहचानता हूं, इसका नाम अहंकार है। सापेक्षता का मतलब है कि मैं अच्छा खाना बनाता हूं, ये स्किल है। मैं अच्छा खाना बनाता हूं, मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं, ये स्किल है। लेकिन मैं सबसे अच्छी चलाता हूं, ये अहंकार है। जब भी मैं दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को बताता हूं, इसका नाम अहंकार है। और मेरे पास अपने आप को मानव के रूप में अपने आप को जानने का, समझने का मेरे पास कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। मानव के पास अपने आप को पहचानने का कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो फाइनली मेरे को ये बताना पड़ता है कि मैं कितने लोगों से ज्यादा हूं। इसलिए आप देखोगे परिवार में बच्चा एग्जाम दे के आता है, रिजल्ट आता है तो घर में घुसता है, पहला पैर उसकी चौखट पे पड़ता है, तो माँ बाप क्या पूछते हैं? कितने मार्क्स आए?
अभी ये असली क्वेश्चन नहीं है, असली क्वेश्चन दूसरा आता है, उसके कितने आए। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमको नहीं पता है कि पूर्णता का मापदंड क्या है, इसलिए तुम्हारे दोस्त से तुम्हारे ज्यादा आए तो तुम ठीक हो। अब बच्चा भी बता देता है, तुमको पता नहीं है मेरे दोस्त क्या क्या करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं गांजे में 2 घूंट 2 मार लिया, कुछ कर लिया, ये कोई खास बात नहीं है, मेरे दोस्त इससे भी बहुत ज्यादा करते हैं। जो तरीका आपने बचपन में अपनाया था वही तरीका वापस आप पे लागू करता है। आपको पता नहीं है मेरे दोस्त क्या क्या करते हैं, क्योंकि आपने मापदंड वही सेट किया था। इसका मतलब है कि आपका ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन ये भी समझ में आया कि किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा आदर्श हो जाता। तो ये मामला शरीर के लेवल तक चला गया। मेरी पहचान, जब मेरी पहचान की मैं बात करूंगा तो मेरी पहचान कुछ हद तक मैं शरीर से एसोसिएट करता हूं, लेकिन फाइनली उससे मेरे को तृप्ति नहीं होती, फाइनली वो किसी आचरण पे जाके लैंड करता है। इसलिए बुद्ध, गांधी, महावीर, इन लोगों ने डायरेक्टली हमारी जिंदगी में क्या किया हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब इनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो किसी आचरण को छूता, ऐसा हम मानते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बात को सोचने की जरूरत है कि ये स्वीकारते हुए कि मैं किसी का सम्मान करता हूं तो किसी आचरण के कारण ही करता हूं, लेकिन मैं इतनी सारी मेहनत जो कर रहा हूं कि दूसरों को प्रभावित करके दूसरा मेरे से प्रभावित हो जाए, तो दूसरा मेरे से प्रभावित हो जाए तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? मेरा रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथ में है। मैं ऐसी शादी करूंगा कि शहर में किसी ने ऐसी शादी नहीं देखी हो। हमारे गांव में एक ने की थी, हमारे जन्म के पहले लोग बताते हैं। हापुड़ का और हमारे गांव का जो वो है डिस्टेंस वो 4-5 किलोमीटर है। उस समय में कार वार सबके पास नहीं हुआ करते थे। वो भाई ने कारों की लाइन लगा दी, बोले बीच में जगह खाली नहीं है, पूरी जमीन बिक गई थी। वो एग्जाम्पल है जो सब आपस में कोट किया करते हैं। इन तमाम समाज में देखोगे तो शादी, गुजरात में तो दहेज वहेज ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन मकान और कुल मिला के शादियों में आदमी की ज़िंदगी की आधी ऊर्जा से अधिक खत्म हो जाती है, और केवल दूसरों को चमकाने के लिए। तो ये एक समझने की बात है कि जब तक मेरे पास मेरी सम्मान और पहचान का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं होगा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास नहीं होगी, तब तक मैं कंपैरिजन में जाऊंगा ही। और ये कंपैरिजन फाइनली अब समझ में आ रहा है, हम घाव पाए हुए लोग हैं और हम दूसरों को प्रभावित करके अपने घाव पे मलहम लगाना चाहते हैं। हाँ जी, माइक तो बांटेंगे जी कि हमें अब तक मैं को ही नहीं पहचाना है। हाँ। मतलब बोध के लेवल पे जब हम मैं को पहचानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सब पूरा मिथ्या है, और तभी हमें घाव भी नहीं लगेगा। और मतलब कि ईगो ही नहीं है बीच में, क्योंकि मैं ही गलत जगह पे अभी लगा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन तो तभी आएगा कि जब भी हम भाई सिंपल इसको यदि सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरा बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लेके आए मैथमेटिक्स में कि अपने दोस्त से ज़्यादा लेके आए, सिंपल सी बात हो गई। तो मेरा बच्चा या मैं मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेके आऊँ कि दोस्त से ज़्यादा लेके आऊँ? हम प्रेरणा तो यही देना चाहते हैं कि 100 में से 100 लेके आए, लेकिन 100 में से 100 लाने की प्रेरणा देने की हमारी योग्यता नहीं है, वैसी हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम तो कहते हैं दूसरे से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम भी यही करते आए हैं। जो हम हमारी जिंदगी में करते आए हैं वही मापदंड अपने बच्चों को देते हैं। तुम भी दूसरों से ज़्यादा हो जाओ। कितने लोगों ने सुना पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। ठीक, कितने लोगों ने सुना इसको देखो उसको देखो? सबने सुना। तो घर से हमको 2 फिलॉसफी मिल गई। दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है, 2 रोटी के लायक हो जाने का नाम जिंदगी है। यदि ये माइंडसेट हमारा है तो ना हम किसी के हो सकते हैं ना किसी को अपना बना सकते हैं। जो हमेशा दूसरों को छोटा सिद्ध करके ही अपने होने को पहचानता है, उसका रिलेशन किसके साथ चलेगा? जी के साथ। अभी मेन प्रश्न ये जैसे हमारे पास अभी मापदंड नहीं है कि सही में सफलता एब्सोल्यूट मापदंड नहीं। हाँ, एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है कि कहाँ तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं सफल कहलाऊंगा। वो फिर परिवार की समृद्धि के स्तर पे हो या फिर स्वयं के कैरेक्टर या आचरण के स्तर पे हो। अभी समझ लो कि मैं ऐसे एरिया में अगर रह रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत गाली गलौज होता है, मैं गाली करना बंद
मैं गाली बोलना बंद कर देता हूँ, तो एक ऐसा आ जाता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, कि मैं इनसे गाली नहीं बोलता। ठीक है, फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ कि जहाँ पे गाली तो नहीं बोल रहे लेकिन लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वापिस मेरे को कम फील होता है। तो ऐसा मापदंड तो अभी हमको वातावरण जहाँ जहाँ बदल रहे वहाँ हम बदलते जा रहे हैं, यानी मेरी स्थिति जो है वो सेम नहीं हो रही है। जैसा वातावरण बन रहा है वैसा मैं वो होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका मापदंड सही पकड़े कैसे? जैसा अभी जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में दोस्तों के साथ में अगर जो एग्जाम पास आ रही है तो जो ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके साथ हम मापदंड करते हैं। एग्जाम जब पास नहीं है तो जो पार्टी करते हैं उनके साथ मापदंड करते हैं। फिर ट्यूशन में जाते हैं तो कौन सी 2 व्हीलर लेके आते हैं उसमें मापदंड करते हैं। घर पे जाते हैं तो भाई के साथ, तो यानी उसका कोई आधार मीन्स कैसे अभी फिक्स करे वो नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होगा आधार? पर ये आधार वही है जो मैंने इधर बनाया था। आधार यही है कि कोई दिन मैं पहचानता हूँ कि मैं शरीर को चलाता हूँ, कोई दिन मैं पहचानता हूँ कि विचार से मन चलता है, कोई दिन मैं पहचान लेता हूँ कि इच्छा पूर्वक विचार चलते हैं, कोई दिन मैं पहचानता हूँ कि बुद्धि पूर्वक इच्छा चलती है। जितना जितना ये पहचानता जाता हूँ उतना उतना अपनी जमीन पे खड़ा होता जाता हूँ, उतना उतना स्टेबल होता जाता हूँ, उतना दूसरों से प्रभावित नहीं होता हूँ, है ना। इसलिए बढ़िया सूत्र है दर्शन में कि जब हम स्व मूल्यांकन कर पाते हैं तो पर मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होते। जब हम पर मूल्यांकन से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि स्व मूल्यांकन करने की ताकत नहीं है, सेल्फ की समझ नहीं है, इसलिए सेल्फ का असेसमेंट नहीं है, इसलिए फिर वो कंपैरिजन में जाएगा। तो जब तक हमारे पास पूर्णता का आधार नहीं है तब तक हम सापेक्षता में जाएंगे। जब तक हमारे पास पूर्णता का आधार नहीं है हम सापेक्ष जिंदगी जिएंगे, कम ज्यादा, छोटा बड़ा, है ना, कम अधिक, यही हम जिएंगे। पूर्णता का रेफरेंस पकड़ेंगे उसके बाद ये सारे आधार अपने आप गिर जाते हैं। तो यानी इससे एक और चीज भी कनेक्ट हो रही है कि जहाँ पे मेरे से जो मैं 1 मिनट को पूरा कर दूं। तो ये जो बात पहले कही थी फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ। मन वृत्ति को पहचानेगा, इसका नाम मन में सुख है। वृत्ति चित्त को पहचानेगा, इसका नाम विचार में शांति है, इसको पहचानेगा, इसका नाम संतोष है। ये मेरी पहचान, ये मेरी पूर्णता है। और फाइनली आनंद है, फाइनली परमानंद है। ठीक, ये मेरी पूर्णता है। तो मेरी पूर्णता का आधार मुझ में है, मुझको मेरे बारे में क्लैरिटी नहीं है, आत्मा बोलने से रहस्य रह गया, हम उस पर कोई ऑब्जेक्टिव काम नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे मैं की क्लैरिटी बनेगी वैसे वैसे, जिस तरह से ऑब्जेक्टिवली मैं एक मकान बनाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो मेरा कार बढ़ता है, मेरे को फिजिकल अपनी ग्रोथ होते हुए दिखाई देती है। उसी तरह से उतना ही फिजिकली, उससे भी ज़्यादा फिजिकली मेरे को जब मेरी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है फिर दूसरे के साथ नेगेटिव कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर वो पॉजिटिव कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा लेकिन वो पॉजिटिव दिशा में चला जाएगा। क्योंकि इंस्पिरेशन भी एक पॉजिटिव कंपैरिजन ही है। तो फिर पता चला कि ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है, पूर्णता के लिए सहयोग लेना है, पूर्णता के लिए सहयोग देना। जाओ, खत्म। पूरी जिंदगी निर्विरोध है, पूरी जिंदगी निर्विवाद है। एक बार अपनी राह समझ में आ जाए फिर मैं कहाँ देखता हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है। जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा, मुझको अपनी जिंदगी का रास्ता पता है, मैं अपनी जिंदगी की तरफ जाऊंगा। जी, दूर कर दो। 2 लोग कहीं भी एक साथ कुछ भी काम करते हैं तब घर्षण कब होता है? जब एक को सुपीरियर बनना है या एक को ज़्यादा चाहिए, तो उससे होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम यू एंड मी करें, नॉट, मेरा ऐसा जानना है कि जब मैं सुपीरियर होता हूँ तो दूसरे को प्यार करता हूँ, जब मैं इंफीरियर होता हूँ तो दूसरे को कंट्रोल करता हूँ। सुपीरियर दूसरे को कंट्रोल नहीं करेगा, वो दूसरे को स्पेस देगा। जब हम सही अर्थों में सुपीरियर, कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मतलब वो पहले से ही इंफीरियर है। अब अपने को समझ में आ जाएगा तो फिर हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, हम अपना काम करेंगे। तुमको जो करना है करो, अपन अपने रास्ते निकाल लेंगे। और हर बाबत में कुछ भी करेंगे ना तो यू एंड मी होना चाहिए कि मुझे जो चाहिए जिंदगी। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए सभी लोग, ये चाहिए मतलब गर्म हवा, चाहिए मतलब जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन। जो चीज हमको समझ में नहीं आई है, कभी आपने बोला कि प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, कभी आपने बोला कि भूख लगे तो खाना खाना चाहिए,
रोज ही खाते हैं, इसमें क्या नई बात है। चाहिए की भाषा कहाँ प्रयोग करनी पड़ती है, जिसको हम जी नहीं पा रहे हैं। तो चाहिए काम नहीं करता है काम करता है। समझ है तो काम करेगी, नहीं तो नहीं मुझे करेगी। थोड़ा एक इधर क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें दोनों का फायदा होना चाहिए, तो ही फिर वो चाहिए। एक साथ चलता है। ये केवल गर्म हवाएं हैं जो हम निकालते रहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगा, जब तक मैं का क्लैरिटी नहीं होगा, जब तक जिंदगी का क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक ये घर्षण रहेंगे। क्लैरिटी है तो घर्षण नहीं है, घर्षण है तो क्लैरिटी नहीं है, खत्म। तो क्लैरिटी लाना होगा, चाहिए से काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई भी बात है, केवल हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं, फैमिली में, तो एक ही पॉइंट पर कोई भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो दो जनों के विचार बिल्कुल अलग हैं और दोनों सही भी हो सकते हैं। रुक जाओ, इसको पूरा करता हूँ फिर बात। हाँ ठीक है, क्योंकि अपने पास फ्रेम आ जाएगा बात करने हाँ का। ठीक मैं मेरा साथी पीढ़ी ने जो आचरण में लाया वो मैंने देखा, समझा, तो मेरे विचार उस तरह से बने और उस तरह से मैंने खुद को बनाया। तो अभी मेरा ध्यान जा रहा है, अगर मैं मेरे आचरण को नहीं बदलूंगा तो आने वाली पीढ़ी नहीं बनेगी। सिंपल बात। अभी आपने जो कहा भैया कि मैं तो कंट्रोल करता हूँ, इसको मेरी पर्सनल लाइफ से अगर एक बार जोड़ के देखता हूँ तो मेरा छोटा भाई है जो मेरे साथ रहता है और मैं उसको कंट्रोल तो करता ही हूँ कि ऐसे बिजनेस कर या जो भी चीज़ है जो उसको दूर से देखेंगे तो कंट्रोल लगेगा, पर मैं अंदर ही अंदर उसके हित के बारे में सोचता हूँ या शायद से कंट्रोल करता हूँ। मतलब मुझे वो क्लियरिटी नहीं है कि आपने बोला तो मैं थोड़ा गिर गया कि मैं उसको कंट्रोल करता हूँ या मैं उसको प्यार करता हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा होता है, सोचते रहिए। अच्छा सोचिए। देखो कभी कभी छेड़ के छोड़ देना भी ठीक है, छेड़ दिया, हमेशा आंसर देना अच्छी बात नहीं। मिलेगा अपने आप आंसर। अब छिड़ गए, छिड़ेगा वो। आगे से अपनी पहचान की तलाश में जाता हूँ तो अपने भीतर खलबली कुछ मची रहती है कि नहीं मची रहती? मची ही रहती है। तो जीने का विश्वास कम ही करती है, बढ़ाती नहीं है। फाइनली मैं दूसरों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता हूँ, अंदर से हवा निकली ही रहती है। थोड़ी देर बाद और पता चलेगा। इससे 3 फ्री गिफ्ट मिलते हैं। एक, भूतकाल की पीड़ा, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। यही सारा युद्ध और संघर्ष स्वयं में चलता है, यही परिवार में चलता है, यही समाज में चलता है, यही नेशंस में चलता है। दूसरा प्लेनेट मिल गया तो उसके साथ भी यही करें, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। तमाम जो कुछ भी हमारे साथ घटा है, कहीं से हम आहत हुए हैं, किसी ने हमको आहत किया नहीं। 2 लोग हंस रहे हैं, मेरे बारे में हंस रहे हैं, ऐसा लगता है। तो कितनी बार ऐसा है कि पूरे वातावरण में हमको दुख देने वाला कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन हम दुखी होने के लिए स्वावलंबी हैं। खोज के दुखी होते हैं। माहौल से नहीं मिलता है, आप माहौल में क्रिएट कर लेते हैं, बनाते हैं। हाँ, आपकी मास्टरी है उसमें। हाँ, स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं, इमेजिनेशन। घटना घटी ही नहीं है, कल ये क्या करेगा, है ना, इसकी शादी कैसे होगी और ये हो जाएगा तो समाज से ये हो रहा है। कितनी तरह की कल्पनाएं करके हम दुखी हो सकते हैं और परेशान रह सकते हैं। कितना डिस्कशन कर सकते हैं। अब बताइए, अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। आज के दिन में हमको कहीं पहुंचना है, अभी हमारे पास है आधा घंटा आ जाऊंगा। कितने लोग सुख के लिए इंद्रियों की शरण में जाते हैं और सम्मानित होने के लिए रूप बल धन पद की शरण में जाते हैं? कितने प्रतिशत?
ठीक हो गया? तो इससे क्या समझ में आया? ये लोग जिंदा हैं कि जी रहे हैं? इसका नाम जीना है। देखिए, मैंने आज शुरू में कहा था कि हम उस जगह में बात कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता। क्या मतलब हुआ? कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि यार बस घर की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड कर जाए, हाँ, और जीना हो जाए। ठीक? कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि हमारा टर्नओवर इतना हो जाएगा तो जीना हो जाएगा, पद इतना हो जाएगा तो जीना हो जाएगा। अरे हमारे देश में राष्ट्रपति से बड़ा पद तो नहीं है। पति राष्ट्रपति हो जाए, पत्नी उपराष्ट्रपति हो जाए, इतना ही कर सकते हैं। या पत्नी राष्ट्रपति हो जाए तो भी राष्ट्रपति भवन में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं। अब मैं पूरी सभा में बहुत खुल के पूछ लेना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम जिंदा हैं कि हम जी रहे हैं? जिंदा है। कितने लोगों को लगता है कि जिंदा है? कितने लोगों को लगता है कि जी रहे हैं? जी रहे हैं। खोज रहे हैं तो अलग बात है, जी रहे हैं। खोज रहे हैं तो अलग कॉलम में डाल देंगे। जी रहे हैं, अब जो जी रहे हैं वो माइक ले लो। जी रहे हैं तो जिंदगी शिविर करने की जरूरत क्या है? बाजू में माइक दो। सर अगर जी रहे हैं तो शिविर की जरूरत क्या है? गेड़ी साहब हमारे अजय भाई के लिए वो तनत जोत क्या? राजी सो भैया जी, बस जी रहे मस्त। किसने भी पूछो ना कैसे हो, आनंद में। और आपके आनंद की हालत आपको, तो हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किस, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जी रहे हो। वैसे ये जर्नी रही है हमेशा। पहले होम मोड में था काफ़ी सालों तक। अभी जब कोविड हुआ और काफ़ी स्लो लाइफ अडॉप्ट करने के बाद इस तरफ का झुकाव हुआ, तो एक जर्नी और प्रोसेस हुआ मेरे साथ। इसकी वजह से मैं लाइक 95% ऑफ माई लाइफ हैज बीन इन दिस। चलो फिर उसको दूसरा क्रॉस चेक करेंगे। यदि मैं जी रहा हूँ, यदि मुझको जीना आ गया, मानव को यदि जीना आ गया, तो उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण क्या होगा? परिवार में उसका मैनिफेस्टेशन होगा। तो हमारा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है, ये कितने लोग बोल सकते हैं? आपके परिवार में कौन आया आपके साथ? कहाँ है भाभी जी? भाभी प्रमाण मिल गए। हाँ, हाँ। तो क्या आप परिवार के रूप में कह सकते हैं कि हमारा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त? मना करते हैं। भाभी जी को इसलिए हम बोलते हैं कि शिविर में पत्नी को साथ लाओ, क्योंकि आदमी का भरोसा नहीं है क्या क्या बोलेगा। पत्नियां बिल्कुल टू द पॉइंट रहती है। हो गया? हाँ, तो मतलब जैसे ये प्रयास रहता है, मतलब स्वयं से शुरुआत होके समाज की तरफ का प्रयास है, तो उसके उसमें लिए शुभकामनाएं। कोशिश चालू है। बट हम नागराज जी से ऐसी बात करते थे ना जैसे आप कर रहे हैं, तो वो क्या आंसर देते? प्रयास चींटी भी करती है। सही है। हम कैसे कैसे डांट खाए हैं इतना तो हम आपको नहीं बोलते, बहुत फिल्टर करके बोलते। नहीं, काम बाकी है, मानता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू फॉर। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नागराज जी से मिलने के पहले हम ये मानते थे, मेरी पत्नी साथ में बैठी है, मैंने मेरी पत्नी का गोल्ड बेच के समाज सेवा की है, सरकारी पैसे से नहीं की। ठीक? मैंने अपने आप को दांव पे लगा के समाज सेवा की है, किसी एनजीओ के माध्यम से नहीं किया है। और कोई बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू तो दूर की बात है, किसी के लिए अपवित्र विचार भी आ जाए तो उसको भी हम इतना खराब मानते थे कि इस रात को नींद नहीं आती।
अब ऐसा जीवन जीते हुए हम तो ये मानते थे कि हम तो ठीक ठाक आदमी हैं, दूसरों को ठीक ठाक होना है, दूसरों को ठीक ठाक करने के लिए कुछ कार्यक्रम खोज लेते थे। ये दर्शन के सामने आने से पता चला कि 3 तरह के लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो गलती करते हैं, एक तरह के लोग हैं जो गलती नहीं करते हैं, एक तरह के लोग हैं जो सही जीते हैं। गलती करते हैं मतलब जिनको समाज गलती मानता है, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू झगड़ा झंझट, तो कोई लोग इसको नहीं करते। जो गलती नहीं करते, जो गलती करते हैं उनको कैसे लोग बोलते हैं? बुरे। जो गलती नहीं करते हैं उनको कैसे लोग बोलते हैं? अच्छे। और जो सही जीते हैं, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त, उनको कैसे बोलेंगे? समझदार लोग, समझदार लोग। इसका मतलब अच्छे लोग समझदार नहीं होते। तो अभी हम उल्ट कुछ कह, तो मैं कहूंगा ये अच्छे नहीं है, ये बुरे नहीं है। मैं 20 साल से चाय नहीं पीता, अरे पी लेते ज्यादा अच्छा होता। उसके कारण जो अहंकार बढ़ा है इसको कौन झोएगा? मैं विश्व में ईमानदार आदमी, ईमानदारों से लोग ज्यादा दुखी है। वो जो पैसा लेता है काम तो करता है। तो बहुत सारी जगह में हम ये बहुत अभी जो निष्कर्ष निकल के आएगा बहुत सोचने वाला निकल के आएगा। बढ़िया हो गया, आपकी तृप्ति हो गई। हाँ जी, माइक पीछे देखिए। जर्नी है ये, राइट? इट्स अ जर्नी। और जहाँ तक सवाल है कि मैं जी रहा हूँ या मतलब मुझे लगता है कि आप क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है? जैसे कॉर्पोरेट सेटअप में, नौकरी के सेटअप में बहुत बार होता है कि हमको अपने लोगों को एक साथ ले जाके रिस्पेक्ट जो आनी होती है वो अपने कामों के थ्रू आनी होती है, पोजीशन या पद के थ्रू नहीं आनी होती। तो ये एक रियलाइजेशन काफ़ी पहले हो चुकी थी मुझे, राइट? कि रिस्पेक्ट जो होती है, किसी की रिस्पेक्ट, कलीग्स हो चाहे वो जो तुम्हारे साथ काम करते हो, उनकी रिस्पेक्ट तभी आती है जब उनके लिए आप अच्छा सोचते हो। और एक जर्नी है, केवल आप इसमें गलती भी करते हो, इसकी एक रियलाइजेशन भी होती है कि आपने गलती की यहाँ पे, तो अगर इसको करेक्ट कर पाओ तो वो हेल्प करता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो आपने भी कहा उसको थोड़ा प्लेस करते हैं कि कहाँ प्लेस करें। तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि आप जो कुछ भी करते हो, क्या आप कह सकते हो कि आपका परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो चुका है? नहीं कह सकते। तो ये आगे की बात तो खत्म हो गई। तो मामला आ गया इधर कि हम कुछ प्रोसेस में हैं। अब प्रोसेस को कहाँ, उस प्रोसेस को हम कहाँ रखें, जगह दें, तो उसके लिए मैंने पहले से जगह बना के रखी है। आप कुछ बोलेंगे मेरे को पता था, इसलिए मैंने जगह बना के रखी। इसको जगह देंगे तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिंदा रहने के 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं संवेदनहीनता। संवेदनहीनता मतलब इनसेंसिटिव होना। मेरे सुखी होने के लिए, मेरे सफल होने के लिए किसी को किसी भी सीमा तक निपटाना पड़ता है तो मैं चला जाए। फाइनली संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि किसी की हत्या भी करनी पड़े तो मैं कर दूं। ये संवेदनहीनता है। दूसरी चीज है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या है? संवेदनशीलता का मतलब है कि बेसिकली दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन। तो बेसिकली जो हमने हेल्प किया उसकी वजह से दूसरों का जिंदा रहना आसान हो गया। उनके स्किल सेट बढ़ गए, उनका जिंदा रहना आसान हो गया। हम उनके काम आए तो वो भी कल किसी के काम आए, लेकिन किस अर्थ में काम आए? जैसे मैं कहूँ, अब सीधा क्वेश्चन आपसे पूछूं, हम माँ बाप ने अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोग दिया कि जीने में सहयोग दिया? जीने।
जीने का क्या मतलब है? जीने का मतलब है कि ये लाइन पूरी हो जाए। जीने का मतलब है कि ये लाइन पूरी हो जाए। तो मैक्सिमम हम अच्छे लोगों की कहानी ऐसी है कि हम संवेदनशील लोग, हमने अपने बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया है। हमने समाज में भी कुछ लोगों के साथ अपने तन मन धन को, दूसरा एग्जाम्पल ले और क्लियर हो। देखो, ये क्लैरिटी आने से जिंदगी के दरवाजे खुलते हैं। जब तक मैं मानता हूं कि मैं तो ठीक ही हूं, तो मुझको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब डेड एंड आता है कि तो यहाँ तो काम नहीं चलेगा, तो हम आगे की सोचते हैं। मैं अक्सर एक गुजरात के ही किसी शिविर में ये एग्जाम्पल किसी ने मेरे को दिया था, वो मैं रिपीट करता हूँ। मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि मैंने मित्र भाव से किसी को ब्लड डोनेट किया, मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया। तो मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने की घटना जिंदा रहने का एग्जाम्पल है कि जीने का एग्जाम्पल? बताइए, सर्वे कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि जीने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहने में आएगा? बहुत बढ़िया। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि जीने में आएगा। जीने में क्यों आएगा? माइक उठाइए। जिनको लगता है जीने में आएगा वो बोले। मानवता के लिए हेल्प की जरूरत थी तो दिया। कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ नहीं था, इसलिए हमने किया। कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए हम कह रहे हैं। इसका क्या मतलब निकला? सामने वाले को मैंने ब्लड दिया, नहीं देता तो वो मर जाए, दे दिया तो जिंदा रह गया। एक क्वेश्चन क्लियर है। अब मेरी स्थिति, मैंने मित्र भाव से दिया, बिना स्वार्थ के दिया। तो मैंने मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट किया, मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, इसलिए मेरी मानसिकता में मैं सारे अभाव और इनसिक्योरिटी से मुक्त हो गया। मेरे को पूरी दुनिया के सारे सॉल्यूशन आ गए। अब मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्लड दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो इसको कहाँ बोलेंगे? तो क्या हो गया? इसको बोल रहे हैं संज्ञानशीलता। तो बेसिकली जिस चर्चा को, जिसको हम जीना कह रहे हैं, वो संज्ञानशीलता से कम में नहीं हो रहा है। संज्ञानशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संज्ञानशीलता को इंग्लिश में संज्ञानशीलता ही बोलते हैं। SANGYA। इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, होगा तो श्रीराम भाई बताएंगे। तो भैया संवेदनशीलता से यहाँ पे नीचे 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 तो संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की जो हमारी जर्नी है, तो उसको किस में रखेंगे? संवेदनशीलता में कि जीने में? नहीं, बस तो ये समझ में आया, ये भी समझ में आया कि जब भी कोई व्यक्ति संज्ञानशीलता को सुनेगा, संवेदनहीन व्यक्ति यदि संज्ञानशीलता को सुनेगा तो पहले संवेदनशील ही होगा। संवेदनशील व्यक्ति ही संज्ञानशीलता की ओर जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है अस्तित्व में ये व्यक्ति डायरेक्टली उठ के संज्ञानशीलता में चला जाए। इसका मतलब संज्ञानशीलता भी हमारी चेतना का विस्तार है। देखो, संवेदनशीलता भी कैसी है? एक संवेदनशीलता वो है जो पशु में भी है कि पशु भी जब तक बच्चे दूध पीते हैं तब तक उनके लिए संवेदनशील होता है। मानव में भी ये संवेदनशीलता शरीर सापेक्ष पाई जाती है। संवेदनशीलता का सही एग्जाम्पल ये है कि जब अपनी कम्युनिटी के बाहर के लोगों के लिए भी अपना तन मन धन लगाते हैं, ये रियल संवेदनशीलता है। भाई कुछ लोग अपनी कम्युनिटी के लिए काम, पटेल कम्युनिटी के लिए काम करें, अच्छी बात है, लेकिन जब हम मानव मात्र के लिए उसके जिंदा रहने के अर्थ में अपना तन मन धन लगा पाए, तो हम किसी भी सीमा से बाहर निकल गए जो ब्लड वाली सीमा थी, और फिर हम मानव को मानव के रूप में स्वीकार। तो ये मानव में एक लेवल का डेवलपमेंट है कि वो दूसरे मानव को कम से कम अपने उसके साथ में कोई रिलेशन को फील कर रहा है। रिलेशन को फील करेगा तभी अपना तन मन धन लगाएगा। लेकिन रिलेशन किसके साथ फील किया? मैं के साथ किया कि शरीर के साथ किया? तो जब मैं शरीर के साथ रिलेशन फील करता हूं, इसका नाम संवेदनशीलता है। जब मैं के साथ रिलेशन पहचान पाता हूं, इसका नाम संज्ञानशीलता है। एग्जाम्पल के साथ ये वाला बोल है। नहीं, जैसे आप जो कर रहे हैं वो भी संज्ञान। जैसे मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ कि हाँ, कोई एक दर्शन उपलब्ध हुआ जिससे मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में कोई चेंज आया,
और वो जो खुशी मेरे को मिली है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे आपकी जिंदगी में भी चेंज आता है। यहाँ जो हम हॉल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं ये रूप बल धन पद के लिए है? नहीं है। ये इंद्रियों को भोगने के अर्थ में है? नहीं है। ये किस अर्थ में है? ये जीने के अर्थ में। मुझ में विश्वास की पूर्णता हो जाए, है ना, मेरे परिवार में ऐसा जी सकें, समाज और प्रकृति के साथ ऐसा जी सके, तो बेसिकली ये शुद्ध रूप से संज्ञानशीलता का मटेरियल। हाँ जी। और यानी जो संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता का जो ट्रांजिशन रहेगा, तो यानी ऐसा होगा कि एक झटके में यहाँ से आगे कैसा जर्नी क्या रहेगी? जर्नी ऐसे होगी, मतलब जैसे आज आपकी जो जर्नी है वो कल आपकी जर्नी आज से बदल जाएगी। जैसे आपने 5 शिविर किए तो आपको पता है आपकी जर्नी कैसी हुई है, पहले शिविर सुनने से क्या हुआ था, फिर बीच में गैप आ गया होगा। कल आज आपने जैसे समराइज किया, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप इतनी सटीकता से समराइज कर पाओगे, क्योंकि उस भाषा को पकड़ना एब्स्ट्रैक्ट की भाषा है, उसको ऐसा पकड़ना इतना ईजी नहीं है। लेकिन आप जैसे कर पाए उसमें क्लियर हो गया कि आपने वो जर्नी की। भैया अभी जो संज्ञानशीलता की बात हो रही है, तो उसमें हम संज्ञानशीलता में थोड़े थोड़े आधे अधूरे होंगे कि डायरेक्ट पूर्ण ही हो जाएंगे उस समय? नहीं, जैसे समझ लो आपका एग्जांपल ये रहा प्रोसेस होगा। धीरे धीरे मन वृत्ति के समर्पण में रहने लगेगा। पहले कम समय रहेगा, फिर ज्यादा समय रहेगा। अभी हमारा शरीर ज्यादा समय, मन हमारा ज्यादा समय शरीर के साथ रहता है। शिविर सुनने के दौरान मन के गर्म पानी बॉडी में गर्म होगा, है ना, बात ध्यान में। अभी हमारा मन ज्यादा समय शरीर के साथ रहता है, कम समय किसी विचार के साथ, सही विचार के साथ। और सही विचार ही उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे जैसे दर्शन सुनेंगे क्या स्थिति बनेगी? विचार के ओर ध्यान जाएगा। अभी शिविर के दौरान रहता है, फिर आप शिविर के अलावा भी यही सब हमारे विचार में चलते हैं, तो ज्यादा समय आपका मन विचार के साथ, सही विचार के साथ में बना हुआ है। फिर धीरे धीरे आपकी इच्छाएं ही बदलने लगेंगी। तो जब जैसे इच्छा बदलना शुरू होंगी, विचार और अधिक, मन और अधिक समय विचार के साथ बना रहेगा। कोई दिन इच्छाएं पूरी तरह से ही बदल जाती हैं, फिर ये जो इधर से प्रभाव आ रहा था ये बंद ही हो जाता है, आपको पता चलता है। तो बहुत स्लो ट्रांजिशन है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है। और भाई यही एग्जांपल, यानी ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ है लेकिन उसका आधार कुछ और था। हाँ। जैसे जो मेहनत वाला एग्जांपल दिया कि मन के ऊपर विचार, मतलब विचार मन को नियंत्रण करता है और इच्छा विचार और मन दोनों को। लेकिन उसका अगर आधार डिफरेंट हो तो हम वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अगर मेरा आधार है कि मेरे को सबसे बलवान बनना है, हाँ। तो मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, फिजिकल मतलब जो शरीर का वो है कि आज ज्यादा खाना खाना, उसको साइड पे रख दूंगा। उसमें भी हम ऊपर तो जाएंगे लेकिन उसका लक्ष्य मूलक नहीं होगा। तो इसी में फिर हमको ईगो आ जाता है। हाँ, उसमें ईगो आएगा ही। फिजिकल लेवल की चीजों में जब भी आप अपनी पहचान को दूसरों की सापेक्षता में बताओगे, सापेक्षता में पहचान ही अहंकार है। सापेक्षता में पहचान ही अहंकार, और ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा है। मेरे को दूसरों से ज्यादा समझ में आ गया है, मैं ही ठीक समझ रहा हूं, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं इसको पूरा करूंगा एक बार। तो अब देखिए हम फाइनली कहाँ पहुंचे। तो फाइनली क्या समझ में आया? हाँ जी भैया, बात पहुंची। अब कहाँ रख सकते हैं, माइक ले सकते हैं। अब जो कुछ हमने किया वो संवेदनशीलता की सीमा में है कि संज्ञानशीलता की सीमा में? देखो, संज्ञानशीलता का मतलब है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, वो तो मानवता के नाते दिया, तो संवेदनशीलता हो गया। मैंने दोस्त को ब्लड डोनेट किया, मित्र भाव से किया, तो ये मैंने दोस्त के प्रति, दोस्त के शरीर को बनाए रखने के लिए, दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन, इसका नाम संवेदनशीलता है। दूसरों के स्किल सेट को डेवलप करना, दूसरों की इनकम डेवलप करना, दूसरे को रोजगार दिलाना, दूसरे को स्टार्टअप शुरू कराना, उसको अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना, बच्चे के लिए पैसा खर्चा करना, बच्चे को उसकी नींद का, खाने पीने का ख्याल रखना, है ना। वो कोई विचार में उलझ जाता है, थोड़ा बहुत काउंसलिंग करना। हमारी सारी काउंसलिंग कुल मिला के संवेदनशीलता के अर्थ में व्यक्त होती है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के अर्थ में व्यक्त नहीं होती, उसका मटेरियल ही हमारे पास नहीं है। संज्ञानशीलता की बात करें, अभी पहले कंक्लूड करने की तरफ चले जाते। देखिए,
अब ये समझ में आया कि मेरे पास कौन सा इंद्रिय सुख आ जाएगा कि मेरा जीना हो जाएगा। क्या लगता है? हाँ जी, पूरी सभा, मेरे पास कौन सा इंद्रिय सुख आ जाएगा कि मेरा जीना हो जाएगा, मेरे परिवार में, समाज में जीना हो जाएगा। कोई रिलेशन? इंद्रिय सुख आ गया तो शरीर सुख आ गया। हाँ, ये इधर वाली दुनिया ही अलग है। कौन सा रूप, कौन सा धन, कौन सा पद ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से कि मेरा जीना हो जाएगा। बहुत बोलचाल की भाषा में बार बार बोलता हूँ, कितना पैसा आने से आपका मन हमेशा के लिए शांत रहेगा, आपकी पहचान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको दुनिया के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। आप एजुकेशन भी, सही एजुकेशन क्या होगी और राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, सबका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सारी दुनिया के सारे लोग मिलके भी करें तो भी नहीं हुआ ना। 5000 साल में नहीं हुआ। हम सब पूरे देश में अलग अलग जगह से आए हैं, कनाडा से भी आए हैं। कितने परिवार ऐसे जीना चाहते हैं? कोई मना कर नहीं पाए। कितने? सब। और कितने परिवार ऐसा जी रहे हैं? इसका मतलब है किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, देश विशेष की गलती नहीं है। इस प्लेनेट पे इवोल्यूशन की जर्नी अभी हमारी इतनी हुई है कि हम टेक्नोलॉजी के लिए इवॉल्व हुए। हम दूसरे के शरीर को बचाए रखने के लिए, तो गाय बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ये सब किसमें आएगा? ये सब ठीक हो जाएगा तो क्या ठीक रहेगा? शरीर ठीक रहेगा। अरे ऑक्सीजन ज्यादा लेने से मेरे विचार ठीक हो गए। क्लियर हो गया? तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी। तो यहाँ एक बात काम की है, क्या? जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई भी सामान, पूरी दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सबसे बड़ा पद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन और पद और रूप खराब चीज है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। खाना पेट भरने के काम आएगा, पानी प्यास बुझाने के काम आएगा। खाना और पानी अच्छा मिल गया, इससे मेरे विचार अच्छे हो जाएंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इससे पता चला कि अब तक हम ये मान रहे थे कि सुविधा आ जाने से जीना हो जाए। गाड़ी में एसी लग गई और घर में एसी लग गई तो जीना हो जाए। हो पाया? नहीं हो पाया। हम सोच रहे थे कि एजुकेशन ले लेंगे उससे जीना हो जाएगा। हो पाया? बल्कि रिवर्स मार दिया। जितना एजुकेशन बढ़ी उतना जीने के प्रति विश्वास, आदमी के साथ जीने के प्रति विश्वास घट गया। और क्या चीज से नहीं हुआ? हम सोच रहे थे कि 60 साल का हो जाएगा तो इसको जीना आ जाएगा, इसको जीने से कोई रिलेशन नहीं। और क्या समझ में आया? हम सोच रहे थे कि बेईमानी करके दुनिया भर की संपत्ति अपने पास कर लेंगे और दुनिया को बुद्धू बना देंगे और जीना हो जाएगा। सीएम बन के, पीएम बन के, यूएन का सेक्रेटरी बन के जीना हो जाएगा, उससे भी नहीं होता। फिर सोचा कि हम समाधि से जी लेंगे, समाधि से भी जीना नहीं होगा। ना समझ में आया तो और अच्छा। दान कर्म सेवा से, और दान कर्म कर दिया, इससे जीना हो जाएगा। इससे हम जीने के लिए सुपात्र हो सकते हैं, समझने के लिए सुपात्र हो सकते हैं। सेवा और दान को चित्त शुद्धि के लिए एक अनुकूल कार्य माना गया, उसमें गलती नहीं है। हम समझने के लिए ज्यादा सुपात्र हो सकते हैं, लेकिन समझने का मटेरियल ही नहीं है तो नहीं हो पाए। इस देश में दान करने वालों की और सेवा करने वालों की कमी नहीं है, जिन्होंने ईमानदारी से ये सब काम किए, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो, पता चला उसी बात पे झगड़ा है। और क्या चीज से नहीं हुआ है ना? बाकी और जो कुछ सब अध्यात्म तो इसी में आ गया। सेवा से नहीं हुआ, बेईमानी से नहीं हुआ, एजुकेशन से नहीं हुआ, ईमानदारी से नहीं हुआ। बहुत श्रम किया, इससे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। बोलो, कुछ कमी है तो बोलो।
बोलो, मेरी बात से आपको कोई असहमति हो तो बोलो। अच्छा, बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, पर उसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिसमें मेरा मन नहीं है, जिसमें मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं वैसे ही मतलब पैसे तो मैं कमाना चाहती हूँ, पर मुझे जिसमें खुशी मिले वो करके। आप पैसे भी क्यों कमाना चाहते हो? कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। कंफर्टेबल लाइफ किसके लिए? शरीर के लिए कि मैं के लिए? शरीर के लिए। और अच्छा लगता है कि पैसे सो रहे हो और पैसे पड़े हैं खाते हैं। वो सुख अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि तो इसका देखो, इससे ये तो समझ में आना है ना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हजारों साल जो श्रम करके हम पाएंगे उसको 2 मिनट में सोच के निपटा सकते। ये विचार की ताकत है। आप सोच के देखिए क्या आश्चर्यजनक बात है। हजार पीढ़ियों ने ऐसे ही सुखी होने की कोशिश की है। कोई हम पहले आदमी नहीं है जो पैसा कमाने की सोचे, है ना। तो इसका मतलब है जब मेरे मन में ये 22-24 साल की एज में क्वेश्चन चल रहा, तो एक लाइन मेरे मन में बहुत अच्छी आती थी, क्या मैं वही तो नहीं सोच रहा हूँ जो पहले भी बहुत लोगों ने सोचा और कुछ नहीं निकला है? पता चला तुम्हारी जिंदगी अगले 50 साल उसमें घुस गए, 40 साल उसमें लग गए, और लास्ट में पता चला यार जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है। और सोम भाई ठीक बोल रहे थे। हाँ, तो फिर रिग्रेट ही हो जाएगा। हाँ, तो 40 साल लगा के इतना ही लाइन पकड़ना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा कमाना खराब बात नहीं है, और पहले तय हो कि जिंदा ही क्यों रहना है। जिंदा ही नहीं रहना तो सारी समस्या खत्म, आएगा ही नहीं। तो पहले तय करो कि जिंदा क्यों रहना। जीने का पर्पस कुछ है कि नहीं? पर्पस के साथ में पैसा जितना जुड़ेगा उतना कमा लेना। तुम पैसे के लिए कि पैसा तुम्हारे लिए? तुम पैसे के लिए कि पैसा तुम्हारे लिए? आदमी बड़ा कि पैसा बड़ा? आदमी बड़ा। तो पैसा आदमी के पीछे आएगा कि आदमी पैसे के पीछे जाएगा? मतलब आदमी के पीछे आएगा। तुम जा रहे हो कि पैसा आ रहा? मैं जा रही हूँ। खत्म हो गया। वो क्या थी वो 3 इडियट में? एक्सीलेंस। काबिलियत क्या था? पैसा अपने पीछे आना चाहिए। चैतन्य इकाई, पूरी सृष्टि को समझने की क्षमता रखने वाली समर्थ इकाई पैसे के पीछे दौड़ेगी। जब भी कोई इकाई अपने से कम विकसित इकाई को अपना लक्ष्य बनाती है, वो विकसित होने की तरफ जाएगी कि दुखी होने की तरफ जाएगी? कोई भी इकाई अपने से विकसित को अपना लक्ष्य बनाएगी। शरीर से विकसित मन है, मन से विकसित विचार है, विचार से विकसित इच्छा है, इच्छा से विकसित बुद्धि है। जितना ऊपर उठोगे उतना ही सारी चीजें अपने आप लैंड हो जाएंगी। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। आज मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ गुजरात में ही और देश भर में ही, जिनके लिए पैसा प्रॉब्लम बना हुआ। उन्होंने बहुत पैसा कमाया था ये सोच के कि उनका बच्चा उनका अंपायर संभालेगा। बच्चा कह रहा है मेरे को तो कनाडा जाना है, मेरे को तुम्हारा कोई काम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहता फिर मैं इतनी झटकी मार। किसी ने अपना बिजनेस खड़ा किया, एक सीए ने अपना बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया था, नागपुर के थे, है ना। तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो कितना कमाना है ये तय नहीं हुआ। क्यों कमाना है ये तय नहीं हुआ। क्योंकि जीना क्यों है यही तय नहीं हुआ। क्योंकि जीने वाला कौन है यही तय नहीं हुआ। जीवन विद्या में कोई हमसे बोले कि हम तुमको कितना पैसा दे दें, यार हम उनको पैसे कब करेंगे क्या बताओ। यदि कुछ भी बनाना होगा तो एक जगह बनानी पड़ेगी जहां लोग बैठ के शेयर कर सके। इतनी सारी जगह पहले से उपलब्ध है, 2-4 और बन भी जाएंगे, उसके बाद पैसा खर्च कहाँ करोगे भाई साहब। ऐसे में तमाम लोगों को दिल्ली में जानता हूँ, टीचर्स को, जीवन विद्या तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों में कोई अनावश्यक कोई दोष नहीं है, अनावश्यक समझ गए ना दोष, उनकी सैलरी खर्च नहीं होती। हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों को मान लो 1.5 लाख रुपया मिलता है, बोलते हैं सोम भाई हमारी सैलरी खर्च नहीं होती, हम करें क्या। ये कितना खा लोगे। किचन का खर्चा आज भी हमारे घरों में यदि 2-3 लोग हैं तो 25-30 हजार से ऊपर नहीं जा सकता, है ना।
एक सामान्य से कोई भी गाड़ी, यदि आप दूसरे से चमके हुए नहीं हो तो कोई भी एक गाड़ी रखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो भाई साहब, जिंदगी जीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये जो अंदर से हम चमके हुए हैं, जो हमारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम पैसे से भरना चाहते हैं, ये समस्या है। वो समझ के ही ठीक होगा, वो करके ठीक होगा नहीं। जी मेरी समझ में ये बात आई है कि जब हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं, इसका नाम संवेदनशीलता है। उससे हमें अभी वाली जो खुशी, उससे हमें अंदर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी है। ये संवेदनशीलता है। जब हम किसी की जिंदगी में खुशी की निरंतरता के अर्थ में कोई काम करते हैं और हमारी जिंदगी में उस खुशी की निरंतरता हो गई है, इसका नाम अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा होना। हमारी दुनिया कौन सी है अभी? बस सो जाओ और बाजू में नोट के बोरे रखे हैं, आँख लगा लगा के बीच बीच में देख लो, ये अच्छा लगता है। पता चल नींद भी है, खुशी के मारे में नींद नहीं आती है। चोरी कर जाएगा। हाँ, तो अच्छा लगना, अच्छा होने में डिफरेंशिएट है। तो मैंने ये बहुत सारी बातें आपके सामने देखी। आप बिल्कुल सहमत मत होइए, आप बिल्कुल सोचिए क्या इसमें गलत है, फिर बात करेंगे। हाँ जी। प्रश्न तो यही था कि और वो मुझे पूर्णता का एहसास दे रहा है कि मैंने आज का दिन जो जिया, वो वैसे तो मैं एज ए डॉक्टर किसी का पेशेंट का ट्रीटमेंट करके जी रहा हूँ, उससे ज्यादा किया एज ए डॉक्टर मैं प्रोफेशनली जो करता हूँ उसमें मुझे पैसा मिलता है व्हाटएवर, बट एट द सेम टाइम मैं 2 घंटे निकाल के किसी की लाइफ में रात को 10 से 12 काम करता हूँ, जिससे उनके रिश्ते में कुछ आए। आपकी योग्यता होगी तो हाँ, जो भी है, अगर उनके रिश्ते में उससे बदलाव आता है और उनकी जिंदगी में कोई स्थायी बदलाव आता है, उनके भाव और विचार की क्वालिटी में कोई स्थायी बदलाव आता है, उनके रिलेशनशिप में कोई स्थायी, अगले साथ में इसमें बात है। तो ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। अब अच्छा होना जिसको बोलते हैं, तो मंगल जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो जो भैया ने बताया पैसा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। भैया शिक्षा में मैं अपना सोच रहा हूँ कि कुछ कमल मंगल जी का परिचय ये है कि अहमदाबाद में आनंद निकेतन नाम की स्कूल की चेन है और लगभग 11,000 बच्चे आपके 10 स्कूलों में पढ़ते हैं। नहीं है 11,000 बच्चों को मैं जानवर बना रहा हूँ, ये भी सर मैं एकदम चाह रहा था कि कैसे इस शिक्षा में चेंज करे, चेंज सोच में मिला है। तो भैया ये क्या है कि सब सोच रहे हैं सक्सेसफुल शिक्षा है, और हम सब इससे पढ़े। अडानी का बच्चा भी पढ़ रहा है, चीफ मिनिस्टर का बच्चा भी मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, सब सोच रहे हैं कि हम सक्सेस है। तो इस शिक्षा से सक्सेस मिलती तो उसको चेंज कैसे करें? फिर ध्यान गया कि ये शिक्षा दम बना रही है, ये शिक्षा दम बना रही है। तो मुझे लगा कि मैं भी इस शिक्षा से पढ़ा लिखा, तो मैं अगर दम बना और प्रूफ हो जाए तब तो ये प्रूफ होगा सब चेंज करेंगे। तो मुझे लगा मैं डम हूँ। डम की परिभाषा भी देखी कि अपने समय और पैसे का सदुपयोग नहीं करे तो डम किया। तो इस शिक्षा ने ये भी नहीं दिया कि मैं पैसे का क्या यूज करूँ। कभी जमीन खरीद कर पटक देता हूँ, जो हम से अधिकतर करते हैं, तो जमीन का यूज किया, अपना फैक्ट्री बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट किया, उसके लिए अपने बच्चे लड़ रहे बाहर कि डम हुआ नहीं हुआ। फिर लगा मेरा समय का जितना भी मेहनत करते हुए आया, अभी भी नेचर क्या बना हुआ है, 10 रुपए कैसे बचे। तो अधिकतर मेरा समय 2-5 लाख रुपए बचाने में जा रहा है, उस पैसे का सदुपयोग करने में नहीं जा रहा। तो ये भी चिंता लग गई, आगे कौन संभालेगा इन चीजों को, कौन देखेगा, इस भाव से कौन देखेगा, और आगे संसार से आराम से जाने की भी स्थिति नहीं है। इतना बड़ा अंकार खड़ा किया, उसको कौन देखेगा? तो भैया ये चीज बड़ा लगता है कि रोज इतने करोड़ रुपए आएगा, उससे करेगा तो ये बस साधन क्या जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं है। कुछ भी कर डाले, कुछ भी कर डाले, और मैं जीने के लिए निकला हुआ आदमी। जिंदा रहना, जैसे पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है,
पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? जीना पर्याप्त है। जब जीने की बात करते हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है। जब जीने की बात करते हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात करते हैं तो जीना शामिल नहीं है। मैं जीना चाहता हूं, मैं सम्मान के साथ जीता हूं, तो सम्मान के साथ जीता हूं का मतलब है कि मेरी समझ, मुझको पता है कि संसार क्या है और मैं क्या हूं और करना क्या है, इसका नाम सुख है। दूसरे को इसको समझने में सहयोग करता हूं, इसका नाम सम्मान है। मैं अपने में सुखी और सम्मानित हो जाता हूं तो अपने आप, फिर दूसरे की गाड़ी दूसरे की साड़ी प्रभावित नहीं करती है, तो पैसे की आवश्यकता निश्चित हो जाती है। ज्यादा आएगा उसका सदुपयोग करेंगे। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार।